बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम और उसी का ये एक सब टॉपिक है। बच्चों, यहाँ पे हमने सीखना है कि एक हाइड्रोजन एटम में जितने भी पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उस रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करना है, ठीक है, और उस रिलेशन की हेल्प से हर ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट भी करना है कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, या किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही आसान और सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुश्किल टॉपिक्स है, लेकिन बच्चों ये बहुत आसान है, बस आपने तवज्जो से इन चीज़ों को सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन की आपको एनर्जीज मिलेंगी ना, ठीक है, ये जो वैल्यूज ऑफ एनर्जी हैं इलेक्ट्रॉन की, ये क्वांटाइज्ड होती है। अब क्वांटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, फिर बता देता हूँ बच्चों। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की हर वैल्यू पॉसिबल ना हो बल्कि उसकी चंद मखसूस वैल्यूज ही मुमकिन हो, जिसकी सर्टेन डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज हों, हर वैल्यू उसकी पॉसिबल ना हो, तो हम कहते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की हर वैल्यू पॉसिबल ना हो बल्कि उसकी सर्टेन डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज ही पाई जाएं, कुछ मखसूस वैल्यूज ही उसकी पाई जाएं, हर वैल्यू ना पाई जाए, तो हम कहते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्वांटाइज्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, ये भी क्वांटाइज्ड होती है। इसकी भी हर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि चंद मखसूस वैल्यूज ही पाई जाती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, बहुत आसान है कि इलेक्ट्रॉन जो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, वो अपनी एनर्जी के मुताबिक ही रिवॉल्व करता है। जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है ना, ठीक है, वो छोटे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो उससे बड़े ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होती है वो उससे बड़े ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। हर सर्कल में या हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता, बल्कि चंद मखसूस ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, हर एक में रिवॉल्व नहीं कर सकता। ये आप सब जानते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके ऊपर डिटेल से बात भी की थी। ठीक है, और बोहर का एक जो है वो पोस्टुलेट भी था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा कि जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो। जिसका मतलब है कि भाई हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, चंद मखसूस ऑर्बिट होंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि देखो, हमारे पास यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, इसके अराउंड जो है वो बहुत सारे आपके पास पॉसिबल सर्कल्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो इन तमाम सर्कल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन चंद मखसूस सर्कल्स में ही घूम सकता है, चंद मखसूस ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर सकता है। अब देखिए, अब अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो फर्स्ट कर लीजिए यहाँ इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में यहाँ पे जो है वो रिवॉल्व कर सकता है। तो इसके बीच में जितने भी ये सर्कल्स हैं, इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है या इस ऑर्बिट में। इसके बिटवीन 1 2 3 जो सर्कल मैंने आपको दिखाए हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। अब क्योंकि मैंने आपको पहली बात ये बताई है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के मुताबिक ही एक ऑर्बिट में घूम रहा होता है, ठीक है। अब अगर तो ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में घूम सकता हो, अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में घूम सके, इलेक्ट्रॉन यहां भी घूम सके, यहां भी घूम सके, इस ऑर्बिट में घूम सके, यहां भी घूम सके, यहां भी घूम सके, तो फिर उसके पास तमाम वैल्यूज ऑफ एनर्जीज भी होंगी, हर तरह की वैल्यूज की उसकी पॉसिबल होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, इलेक्ट्रॉन चंद मखसूस ऑर्बिट में ही घूम सकता है। या इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा या इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा, इसके बिटवीन जितने भी सर्कल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, इसलिए
क्योंकि हर ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, चंद मखसूस ऑर्बिट मुमकिन है, इसलिए उनमें रिवॉल्व करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी की भी चंद मखसूस वैल्यू होगी, हर एनर्जी की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मैं जल्दी से इसको दोबारा बताता हूँ आपको, सुनिएगा ज़रा, कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी के मुताबिक ही एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अगर ऐसा होता कि सारे ऑर्बिट एग्जिस्ट करते, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे ऑर्बिट एग्जिस्ट करते और हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता होता, तो फिर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसकी भी सारी वैल्यूज मिल रही होती, कोई वैल्यू मिसिंग ना होती। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इलेक्ट्रॉन चंद मखसूस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, एक यहाँ पर घूमेगा, उसके बाद इन सब में नहीं घूमेगा, फिर यहाँ घूमेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन की कुछ मखसूस वैल्यू यहाँ पर होगी, उसके बाद फिर कोई और वैल्यू मिलेगी, वो यहाँ पर मिलेगी। अब आपको सारी वैल्यूज ऑफ एनर्जी नहीं मिल सकती, इसलिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी तमाम वैल्यूज एग्जिस्ट ना करती हो बल्कि चंद डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज उसकी पाई जाती हो, तो हम बोलते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये क्वांटाइज्ड है। इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो वो डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी तमाम वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, बल्कि चंद मखसूस वैल्यूज ही पॉसिबल हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ये क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, तो कुछ बुक्स में इसका जो टाइटल है इस टॉपिक का वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, क्वांटाइज्ड एनर्जीज। इसी वजह से इनको क्वांटाइज्ड एनर्जीज कहा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर ये क्वांटाइज्ड होती है, इसकी हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, चंद मखसूस वैल्यूज ही इसकी मुमकिन होती है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं आपको जो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है वो पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। क्वांटाइजेशन क्या होता है जी? क्वांटाइजेशन इज द कांसेप्ट दैट अ फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसकी हर वैल्यू मुमकिन नहीं है, बल्कि सर्टेन सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज ही उसकी मुमकिन हो, चंद मखसूस वैल्यूज उसकी हों बस, तो हम कहते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्वांटाइज्ड है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर जो मैंने ये पॉइंट लिखा है इसी के मुताबिक मैंने यहां पर लिखा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज आल्सो क्वांटाइज्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना किसी ऑर्बिट के अंदर वो भी क्वांटाइज्ड होती है। क्यों? उसकी भी हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, उसकी भी चंद मखसूस वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब आपको मैंने काफ़ी डिटेल से चीज़ें बता दी, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सही है, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। अब बच्चों हमने कैलकुलेट करनी है जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए चंद बातें मैं आपको बता दूं, अच्छे से उसको समझ लीजिए। देखो बच्चों, हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। मैं यहाँ पे बना देता हूँ जी, ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियस और यहाँ पे ये आ गया एक ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। ठीक है, -e, और क्योंकि हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ एक ही हमारे पास प्रोटॉन होता है और कुछ होता नहीं है, तो इसके ऊपर भी जो चार्ज होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पर चार्ज भी E, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी E, नेचर डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट मैग्नीट्यूड में वो सेम होते हैं। ठीक है, अब दो चार बातें ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो भाई, अगर एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो एक बात होता है कि मूविंग बॉडी के पास एनर्जी होती है, और कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो तो पहली चीज़ देखो कि इसके पास क्योंकि मोशन है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी लाजमी होगी। दूसरी बात, अगर कोई चार्ज दूसरे चार्ज की फील्ड में हो तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अब ये बात मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, फील्ड कैसे कहते हैं? ये एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा इलाका होता है कि जहां पर कोई और चार्ज आए तो वो इसकी फोर्स को महसूस करता है। ठीक है, उस रीजन को, उस इलाके को हम इसकी फील्ड कहते हैं। अब मैं अगर यहां पर एक जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूं यहां पर, तो क्योंकि ये इसकी फील्ड से बाहर है तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी चार्ज फील्ड से बाहर होगा उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, नो पोटेंशियल एनर्जी। एक अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई भी चीज़ है, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज की फील्ड से बाहर है, उसके पास कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर ये चार्ज दूसरे चार्ज की फील्ड में आ गया तो अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो सकती है। ठीक है ना, आप देखेंगे, फर्ज कर लें अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये इसको रिपेल करेगा और यहां से ऐसे बाहर फेंक देगा, ऐसे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई और यहां से ये बाहर गया ऐसे। आप इसको यहां पर रखे थे, छोड़ा तो ये ऐसे बाहर खिसक गया। ठीक है, तो अब बिना एनर्जी के तो कोई बॉडी मूव नहीं कर सकती। आपने यहाँ पे इसको छोड़ा तो ये ऐसे बाहर गया, इसके पास एनर्जी थी तो बाहर गया ना। ठीक है, तो इस चार्ज को जब हमने फील्ड के अंदर रखा तो अब इस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब इस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये बात याद रखना अच्छे से।
कि अगर कोई चार्ज दूसरे चार्ज की फील्ड से बाहर होगा, फील्ड से बाहर होगा, नो पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड के अंदर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जरा देखो, हमें यहां पर बताया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड पता है क्यों रिवॉल्व करता है? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्ब फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होती है, जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ पे अप्लाई ये ऐसे घूम रहा होता है। अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है न्यूक्लियस की, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये न्यूक्लियस की फील्ड में पाया जा रहा है। और क्या कंसेप्ट सिखाया मैंने कि जब कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो यहाँ से दो बातें क्लियर हुई कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जीज हैं, एक उसकी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, और एक क्योंकि वो दूसरे चार्ज यानी न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी फील्ड में पाया जाता है, उसकी वजह से भी उसके पास एनर्जी है। ठीक है, तो फील्ड में पाए जाने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और दूसरी जो मोशन है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी। तो जब आपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहला कांसेप्ट जो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो डेरिवेशन में लिखेंगे लेट अस कैलकुलेट द टोटल एनर्जी En ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। एन मतलब वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, उस ऑर्बिट का नंबर, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कोई भी हो सकता है। तो जनरल नाम दे दिया हमने En का। सो दिस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों के माइंड में जो पहला क्वेश्चन आता है कि सर हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं इसको पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी से, तो आपके माइंड में ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फील्ड में पाया जा रहा है, तो फील्ड में पाए जाने की वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, मोशन में है, तो उसकी वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, सो एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक एक चीज की पूरी डिटेल बताऊंगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। En इज इक्वल टू, देखिए काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला तो सिंपल है भाई, हमारे पास हाफ mv²। ठीक है, m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है और v इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास आ गई हाफ mv² प्लस। अब बात कर लेते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी की। अब पोटेंशियल एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन की किस तरह से कैलकुलेट करें, जरा उसको समझ लीजिए। देखो बच्चों, जब किसी भी फोर्स के अगेंस्ट आप एक बॉडी को मूव कराते हैं ना, तो आपको वर्क करना पड़ता है, अदरवाइज वो बॉडी मूव नहीं करती। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऊपर से नीचे है, आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर मूव कराना चाहते हैं, वो खुद ब खुद मूव नहीं करेगी, आपको वर्क करना पड़ेगा, और आपका किया हुआ वर्क इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि भाई देखो, ये आप ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है, ये जमीन है, और यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा था इस पोजीशन के ऊपर। अब यहाँ पे फर्ज कर लें कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रेफरेंस से इसके पास कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वर्क करने की सलाहियत नहीं रखता। लेकिन जब आप इसको यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो खुद ब खुद नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, खुद ब खुद ये कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको ऊपर ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, इस पोजीशन पर इसको ऊपर लेके आ गए, ये डी डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने। ठीक है, तो आपने इस पर वर्क किया और अब इसके पास एबिलिटी है कि ये वर्क कर सकता है। आप यहां से रिलीज करेंगे तो ये वर्क करता हुआ नीचे आएगा, बात समझ गए? तो अब जब यहां से यहां तक आपने इसके ऊपर वर्क किया, आपका किया हुआ वर्क इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई मुझसे पूछेगा भाई इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन में कितनी, मैं बोलूंगा वर्क के बराबर। जितना आपने यहां से यहां तक वर्क किया उतना ही उसके अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होती है जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब सेम केस यहां पर भी ऐसे ही समझो कि भाई ये जमीन है ना, ठीक है, इस जमीन के रिस्पेक्ट से यहां पर पड़े हुए मास की आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, तो वो पोटेंशियल एनर्जी वर्क के इक्वल है, जो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट और जितनी आपने फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, समझ गए? इसी तरह यहां पर जब आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप ये समझेगा भाई ये जमीन नहीं है, ये एक न्यूक्लियस है, और ये एक बॉडी नहीं है बल्कि ये एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो यहां से यहां तक जो वर्क है, ठीक है, उस वर्क के बराबर ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। बात समझ गए? ओके जी, तो यहां पर हमारे पास इस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर बताऊंगा, रेफरेंस दूंगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इक्वल्स टू वर्क होती है, और जो वर्क होता है वो इक्वल्स टू F.D होता है, ऐसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ गए? तो मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे वर्क लिखूंगा, वर्क में हमारे पास फोर्स आ गई, ठीक है, डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास उसी जगह में आर लिखूंगा। क्यों आर लिखूंगा उसकी मैं लॉजिक बताता हूं आपको, मैंने आर क्यों लिखा यहां पर,
ये आर एन लिख देता हूँ मैं ऐसे। अब ज़रा देखो भाई, ये है हमारे पास वो न्यूक्लियस और ये है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको केस सिखाया ना कि ये फर्ज कर ले हमारे पास वो ज़मीन की बजाय न्यूक्लियस है और ये उस बॉडी की बजाय एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना वर्क उतनी ही इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस रिस्पेक्ट से देखा जाए, जब ये इसकी गिर्द रिवॉल्व करेगा ऐसे, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाता है, इसका रेडियस बन जाता है ना। अब अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो R1, सेकंड ऑर्बिट तो R2, थर्ड ऑर्बिट तो R3, तो हम उसको जनरली Rn सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की बजाय हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, Rn, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। और ये फोर्स कौन सी है बच्चों, ये आपके पास कूलम्ब फोर्स है, ठीक है। क्यों, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन जो ऐसे घूम रहा है, अगर इसके ऊपर कूलम्ब फोर्स ज्यादा होती तो ये इधर गिर जाता है अंदर की तरफ, ठीक है। और अगर आपकी लगाई हुई फोर्स जिससे आप इसको इधर लेके गई, अगर वो ज्यादा होती तो ये बाहर चला जाता। तो ना ये बाहर जा रहा है ना ये अंदर आ रहा है, मतलब मान लो कि ये फोर्स जो है वो हमारे पास कूलम्ब फोर्स के बराबर ही हमने एक्ट की यहां से लेकर यहां तक ले जाने में, ठीक है। तो ये सारा आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये सारी बातें आ जाएं कि आखिर क्यों हमने इस पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे ये लिखा और क्यों यहाँ पर FC आया, क्यों यहाँ पे RN आया। एक एक पॉइंट की लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास जो फोर्स हमने लगाई वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर फोर्स लगाई हमने, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चार्ज को ले जाने में हम कभी भी चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करते वरना एनर्जी लूज कर देता है। तो जितनी हमारी फोर्स उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो सेम मैग्नीट्यूड FC लिख दिया। अब उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक फासला है वो इस केस में देखो यहाँ से यहाँ तक फासला वो रेडियस बन जाता सर्कल का, दैट्स वाई हमने Rn लिख दिया इसको, ठीक है। अब उम्मीद है ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे, मैंने एक एक पॉइंट की रीजन लॉजिक आपको बता दी। आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पे लिख देते हैं जी En इज इक्वल्स टू 1/2 mv² प्लस। अब देखो आपको वर्क का फॉर्मूला जो है वो याद होगा, वो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास कि F.D इज इक्वल्स टू FD cos थीटा, है ना, याद है ना आपको। तो यहाँ पे लिख देता हूँ जी मैं जी FC और साथ में Rn और साथ में cos ऑफ 180। अब आप सोचेंगे सर 180 क्यों लगाया, कि भाई एक इसमें रेडियस का वेक्टर है, रेडियस हमेशा आउटवर्ड होता है ऐसे, ये आ गया Rn, ठीक है, आउटवर्ड होता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होती है वो हमेशा इसकी तरफ एक्ट हो रही है, इस केस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स इधर को अप्लाई होगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि इधर को इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये आ गई फोर्स हमारे पास, ये आ गया हमारे पास रेडियस, दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट हैं। एंगल का बनेगा हमारे पास, एंगल बन गया जी हमारे पास 180 का, ठीक है। तो cos 180 पे क्या होता है हमारे पास -1, याद रखना ये बात। En इज इक्वल्स टू 1/2 mv² और यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस FC Rn और साथ में आया माइनस का 1, क्योंकि cos 180 पे क्या होता है -1 होता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेंगे जी En इज इक्वल्स टू 1/2 mv² और माइनस आ गया हमारे पास FC और साथ में Rn। FC का मतलब कूलम्ब फोर्स, साथ में Rn, ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब ये जो हमारे पास फोर्स आ जाती है ये कूलम्ब फोर्स, तो कूलम्ब फोर्स जो है वो उसका फॉर्मूला आपको याद होगा। कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R का स्केयर। तो उसी रिस्पेक्ट से हम इसको लेके चलेंगे, ये K ऐसे ही आएगा कांस्टेंट, और Q1 जो है वो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है E, चार्ज का मैग्नीट्यूड E। फिर Q2 हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है जितना कि प्रोटॉन पर होता है, E डिवाइडेड बाय R। अब R यहाँ पे जो है वो Rn को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो Rn का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये बन गया जी Ke का स्क्वायर ओवर Rn का स्क्वायर, ये वैल्यू बनती है जी फोर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस दे दूंगा आपको कि भैया आपके पास जो कूलम्ब फोर्स है वो आपके पास क्या है जी, Ke का स्क्वायर ओवर Rn का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दे देंगे फिर हम उसके मुताबिक कि En इज इक्वल्स टू 1/2 mv² माइनस यहाँ पर आएगा Ke का स्क्वायर ओवर Rn का स्क्वायर, और साथ में ये वाला भी लिखा हुआ है Rn। ये अब ये Rn और ये Rn का स्क्वायर ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। जब ये आपस में कट जाएंगे तो आपके पास कुछ यूं बचेगा, En इज इक्वल्स टू 1/2 mv² माइनस Ke² ओवर Rn, Ke² ओवर Rn, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस फोर्स की जगह ये वैल्यू आ गई, ये Rn यहाँ पर था, Rn के स्क्वायर से कट गया, Ke² ओवर Rn आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों इनको इक्वेशंस को आप नाम भी देना चाहें तो नाम दे सकते हैं जी। हमारे पास इसको मैं फिल वक्त नाम दे देता हूँ जी इक्वेशन नंबर 1 का,
ठीक है, मैं यहीं पे इसको रोक लेता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आगे देखते हैं जी। अब देखो बच्चों, इस तरह से ये mv स्क्वायर के साथ और ये के ई स्क्वायर ओवर आर के साथ है, तो इनको सॉल्व करना अभी हमारे लिए इस तरह से मुमकिन नहीं है, इनको एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो फिर हम एक रिलेशन यूज करेंगे। वो रिलेशन क्या है जी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, आपने ना एक पढ़ा था सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर ओवर आर, साथ में छोटा सा एन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस जो इलेक्ट्रॉन को जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, इसको सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट ऑफ बोहर, वो था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कूलम फोर्स। ये वाली फोर्स, ये कूलम फोर्स, वो एक्ट करती है एज अ सेंटीपिटल फोर्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा के ई स्क्वायर ओवर आर एन का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स आपको जो प्रोवाइड करती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, सेंटीपिटल फोर्स आपको जो प्रोवाइड करती है वो आपको कूलम फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो आप यहां पे देख सकते हैं, फिर इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, ये आर एन का स्क्वायर और ये आर एन है, आर एन का स्क्वायर इस आर एन से ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आपको एक वैल्यू मिली, वो क्या, कि एम वी स्क्वायर बराबर होता है किसके, के ई स्क्वायर ओवर आर एन के, ठीक है। ये वैल्यू यहां पे जो लिखी है उसकी जगह पे आप ये पुट करते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है यहां पर, मैं लिख देता हूं जी, ई एन इज इक्वल टू 1/2 और एम वी स्क्वायर की जगह लिखेंगे आप के ई स्क्वायर ओवर आर एन, ये आ गया, ठीक है। और फिर माइनस ये वाला उसी तरह से के ई स्क्वायर ओवर आर एन। अब देखो, अब आपके लिए आसान हो गया इसको सॉल्व करना है। देखो, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, इनमें से आप कॉमन ले लीजिए। सो आपके पास आ गया ई एन इज इक्वल टू 1/2 ये वाला, माइनस यहां पर पूरा पूरा कॉमन जाने की वजह से 1 आ गया, तो ये आ जाएगा जी के ई स्क्वायर ओवर आर एन। देखो बेटो, इन दोनों में से ना हमने ये पूरा कॉमन ले लिया, के ई स्क्वायर ओवर आर एन, के ई स्क्वायर ओवर आर एन दोनों में था, इस पार्ट में भी था, इस पार्ट में भी था। तो यहां से ये कॉमन गया तो पीछे रह गया 1/2, फिर ये वाला माइनस, ये पूरा पूरा कॉमन गया, उसकी जगह पे 1 आ गया, ठीक है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा -1/2, इसका एलसीएम देने के बाद मिलेगा 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आएगा, फिर आएगा जी के ई स्क्वायर ओवर आर एन। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2 कह लें आप इसको, ठीक है बच्चों। कि आपके पास जो एनर्जी है ना ये वाली, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, मैं पहले इसको रेस कर लूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए चीज़ें थी, इसको भी हम रेस कर लेते हैं। चलिए जी, अब देखिए आपको जो एक फाइनल रिलेशन मिला ना, यहाँ पर मैं इसको स्टार्टिंग में यूँ लिख देता हूँ कि भाई ये जो ई एन है, ई एन वो इक्वल्स टू है -1/2, ठीक है, और के ई स्क्वायर ओवर आर एन, के ई स्क्वायर ओवर आर एन, ये आ गया आपके पास, ठीक है। जिसको नाम दिया गया था इक्वेशन 2 को मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ जी, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो आर एन है ना, आर एन, ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया था, वो आपको याद होगा। एज वी नो, लिखिए यहाँ पर, एज वी नो आर एन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने वैल्यूज के लिखी भी थी ये वाली, तो उसकी वैल्यू थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। ये वैल्यू आपको इस डेरिवेशन में याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको पेपर में सिर्फ ये दी जाती है तो ये वाली वैल्यू फिर आपको लाजमी से याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। ओके जी, तो आपने ना यहाँ पे आर एन की वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में पुट करनी है। तो एक आसान तरीका ये है कि आप ऐसा कर लो, पहले इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1/n बन जाएगा, 1/n की वैल्यू यहाँ पुट करोगे आसानी से हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। सो 1/Rn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 4 पाई का स्क्वायर एम के ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मसला हुआ मैं पहले बता देता हूँ, देखो बच्चों, चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, फिर एक ये फ्रैक्शन है, इसके नीचे फिर एक और फ्रैक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे गलती का चांस बढ़ जाता है। तो अच्छा है कि देखो ये डिनोमिनेटर में आर एन है ना, मतलब ये 1/Rn है, तो आप आर एन की बजाय 1/Rn की वैल्यू पुट करो, ताकि आपका मसला ही ना बने, डेरिवेशन करते हुए कोई गलती ना हो आपसे, सही है। तो ये वाली वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन 2 में, तो यहाँ लिखूंगा मैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो आपके पास आएगा जी
ई एन इज इक्वल्स टू -1/2 और के ई का स्केयर। ये जो डिनोमिनेटर में आर था ना, उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1/r। पहले तरतीब से मैंने यूँ लिखा है इसको सेपरेट करके, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा। ई एन इज इक्वल्स टू -1/2 के ई का स्केयर, और इस 1/rn की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ से पहले से बना के रखी हुई है, तो ये बन जाएगा 4π² m के ई स्केयर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास n² इंटू एच स्केयर, ये आ गया, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा 2 1 2 और 2 2 4, ठीक है। तो तरतीब से यहाँ पे लिखता रहता हूँ, ई एन इज इक्वल्स टू, ये माइनस उसी तरह से आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये इससे कट गया 2 2 4, तो यहाँ पर पहले मैं तरतीब से लिख देता हूँ जी 2, ठीक है, 2 लिख लिया। उसके बाद फिर देखें जी हमारे पास ये पाई का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी पाई का स्क्वायर, थोड़ी तरतीब से लिखूंगा। ये इससे कट के 2 रह गया, ये पाई का स्क्वायर उसी तरह से। उसके बाद फिर ये m को उसी तरह से लिखूंगा, एक ये k और एक ये k मल्टीप्लाई होकर बन गया हमारे पास k का स्क्वायर, e का स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर बन गया e की पावर 4, ठीक है। तो -2πm k स्क्वायर e की पावर 4 और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या रह गया, ये देख सकते हैं n स्क्वायर और साथ में क्या आ गया h स्क्वायर, n स्क्वायर और साथ में आ गया h का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना चाहते हो तो भाई ये माइनस को और ये n स्क्वायर को सेपरेट कर लो, यानी कि ई एन इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, और उसके बाद ये जो बाकी चीज़ें हैं जी 2π² m k स्क्वायर e रे पावर 4, ये सारी चीज़ें, और डिवाइडेड बाय लिख दो जी h का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। और ये वो मैथमेटिकल रिलेशन था जो कि फाइनली हमने प्रूव करना था। आप देख सकते हैं सेम टू सेम वही रिलेशन आ गया, ई एन इज इक्वल्स टू -1/n² 2π² m k स्क्वायर e पावर 4 डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर। ये वो मैथमेटिकल रिलेशन है जिसकी हेल्प से आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो एक इलेक्ट्रॉन की जो किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है ना हमारे पास जो ये वाली वैल्यू, ये सारी, ये पाई की वैल्यू हमारे पास होती है जी 3.14, और ये m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू ये हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻³ kg होती है। और ये k जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है कूलम वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। और E जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है जो कि 1.67 10⁻19 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। ये सब वैल्यूज पुट करो। H यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 10⁻34 जूल सेकंड होती है। वो आप ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा E0 इज इक्वल टू 2.17 इंटू 10⁻18 जूल। अब ये एनर्जी का एक बड़ा यूनिट है, जूल एनर्जी का एक बड़ा यूनिट है, लेकिन जब आप सब एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं तो फिर आप बड़े यूनिट इस्तेमाल नहीं करते बल्कि छोटे यूनिट यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का ही एक यूनिट है जो कि सब एटॉमिक लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जूल उसके मुकाबले में बहुत बड़ा यूनिट है। सब एटॉमिक लेवल पे जूल को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कौन सा वाला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपने इसको 1.67 10⁻19 यानी जो जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो फिर बता दूं, जूल भी एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है। जूल एनर्जी का बड़ा यूनिट है। अगर हम सब एटॉमिक लेवल में बात करते हैं तो जूल एक बहुत बड़ा यूनिट है उस वक्त, ठीक है। तो इसलिए हम उसको फिर छोटे यूनिट यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके चलते हैं। तो आंसर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उम्मीद आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा, सही है। ओके, तो आपका जो है ना ये सारे का सारा जो ये टर्म है ये इसको E0 से डिनोट किया जाता है, क्योंकि ये सारे का सारा कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k वैसे ही कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो भी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है, और h वैसे प्लांक्स कांस्टेंट है। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट है और इन सबको एक ही नाम दे दिया गया E0 का। क्या नाम दे दिया गया? E0 का। और इसकी वैल्यू भी हमारे पास जो है ना इस कांस्टेंट की कैलकुलेट की गई है। देखें E0 की वैल्यू ही हमारे पास ये आती है, बात समझ गए हो, ठीक है। ये जो हमारे पास ये पड़ा ये सारे का सारा कांस्टेंट ये इसकी वैल्यू है, इसको हम E0 से डिनोट करते हैं। इसमें सारी वैल्यूज पुट की हैं और हमें आंसर मिला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये E0 की वैल्यू है। अब इसको एज इट इज लिखो, -1/n² एज इट इज लिखो, और इस सब की जगह पे आप जो है वो E0 लिखो, ठीक है। और फिर चाहो तो E0 की वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो E0 इज इक्वल टू, बल्कि E बोलेंगे इसको, मैंने E0 लिख दिया इसको,
यहाँ पे, बल्कि यहाँ लिखा हुआ ई एन, ओके सही है, ये ई एन के इक्वल ये पड़ी हुई है। तो ई एन इज इक्वल टू -1/n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ठीक है, सही है, यहाँ तक आ गया आपके पास रिलेशन। अब हमने एक जो है वो मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, सेकंड ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, थर्ड में कितनी एनर्जी है, सही है। चलिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 1 पुट करोगे, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर ई एन नजर आ रहा था, अब एन की जगह पे क्या नजर आएगा, 1 नजर आएगा, ठीक है। तो E1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो एन है उसकी जगह भी 1 पुट करेंगे, ठीक है। और E0 की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने उसी तरह पुट कर दी, सही है। तो 1/1 का स्केयर 1 नहीं होता हमारे पास, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू मिलेगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। इसी तरह सेकंड ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, तो n = 2 पुट करेंगे आप, E2 बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर भी n की जगह 2 पुट होगा, 1/2 का स्केयर यानी 1/4 बन जाएगा, 1/4 इंटू 13.6 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी तरह से फिर आप थर्ड के लिए क्या करेंगे, n = 3 पुट करेंगे, ये E3 बन जाएगा और 1/3 का स्केयर 1/9 बन जाता है, 1/9 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, और सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले के पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले के पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पास सबसे कम एनर्जी होती है, जो उससे बड़े ऑर्बिट में होता है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, जो उससे बड़े ऑर्बिट में होता है उससे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो यहाँ पर तो फर्स्ट ऑर्बिट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, और दूसरे में 3.4 आ रही है, और चौथे में 1.5, तो ये क्या बात हुई। तो बच्चों आप इस नेगेटिव पे गौर नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है, सेकंड वाला -3.4 पे है। अगर मैं वैसे लिखूँ ना यहाँ पर कि एक 13.6 है और एक 3.4 है, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। लेकिन अगर साथ में माइनस लग जाए, यानी यहाँ पर माइनस आ जाए, यहाँ पर भी माइनस आ जाए, तो फिर क्या होगा, माइनस का मतलब है कि अब ये वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू हमारे पास छोटी है। बात समझ गए हो? मतलब यूँ समझ लीजिए कि अगर एक बंदे का उधार 3.4 है और दूसरे बंदे का उधार 13.6 है, तो इनमें से अमीर कौन हुआ? अमीर वो हुआ जिसका कम उधार है। नेगेटिव तो उधार होता ना, तो ये अमीर हुआ और ये गरीब हुआ। बात समझ गए? तो नेगेटिव 13.6 का मतलब है सबसे लो एनर्जी है इसकी, ये वेरी वेरी लो एनर्जी है, और -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे बड़ी एनर्जी है। समझ गए? तो याद रखना -3.4 बड़ा है -3.6 से। ठीक है, आप सिर्फ नंबर को देख रहे हो, साथ साइन नहीं देखते, इसलिए आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आती है। तो इसलिए सबसे लो एनर्जी -13.6, उससे ज़्यादा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे ज़्यादा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी। सही है बच्चों? ओके, तो यहाँ पे फाइनली n नंबर ऑफ शेल के लिए तो n = n पुट करेंगे, ये ई एन ही रहेगा, ये भी 1/n² रहेगा, और ये E0। ठीक है, अब आप इसकी एक सीरीज लेना चाहते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ En की वैल्यू। फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास क्या होगी, -E0, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट में -1/4 E0, थर्ड ऑर्बिट में -1/9 E0, और उसके बाद फोर्थ में -1/16 E0 के बराबर होगी। तो इस तरह से आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। अब यहाँ पे 3 डेफिनेशन है जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों आयोनाइजेशन लफ्ज़ निकला है आयन से। आयन किसे कहते हैं कि जब एक एटम जो है, जो कि एक न्यूट्रल होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है ना, तो उस पर चार्ज आ जाता है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास आयन बन गया। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि जब भी एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है ना, ठीक है, तो वो आयन बन गया। तो इस आयन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। अब एक इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर से छुड़ा के लाने के लिए आपको कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ना न्यूक्लियस की गिरफ्त होती है, न्यूक्लियस ने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई हुई थी, उसको ग्रिप करके रखा होता है। अब आपने अगर न्यूक्लियस की गिरफ्त से इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना है तो आपको एनर्जी चाहिए होगी। अब जो एनर्जी आपको चाहिए किसी भी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करने के लिए, वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है,
यानी आयन बनाने वाली एनर्जी। आयन कैसे बनेगा? एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होगी वो एनर्जी आपकी कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पढ़ भी देता हूँ। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बोहर्स ऑर्बिट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक एटम का जो एक ऑर्बिट है ना, उस ऑर्बिट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए वो एनर्जी क्या कहलाती है जी? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? हम यही समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को अगर आपने निकालना है तो आप उसको एनर्जी दे दो, वो एनर्जी आपको फोटॉन की सूरत में दोगे। फोटॉन की सूरत में एनर्जी आपने दे दी, उसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, वो उस एटम को छोड़ के चला गया। एक और भी तरीका है, वो यह है कि एक इलेक्ट्रॉन लो, वो जाके किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को हिट करे और वहाँ से इसको नॉकआउट कर दे। एक इलेक्ट्रॉन जाके एटम के जो शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको जाके हिट करे और हिट करके उसको निकाल दे। मतलब ये फर्ज कर लो कि भाई ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियस और ये उसका जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेजें, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन इसको हिट करे और हिट करके इसको नॉकआउट कर दे, इसको निकाल दे, तभी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो आयोनाइजेशन होगी। ठीक है, अब ये भी एक तरीका होता है, सही है। अब इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे के भेजो कि ये इस इलेक्ट्रॉन को हिट करे और यहाँ से नॉकआउट कर दे। उसके लिए क्या करना पड़ता है? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कैसे देते हो? थ्रू सम पोटेंशियल। यानी कि आपने क्या करना है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दी। कैसे डेवलप कर दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसे पोटेंशियल अप्लाई करके, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ोगे यहाँ से तो वो कितना तेजी से इसकी तरफ मूव करता हुआ जाएगा ऐसे। अब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पे अप्लाई करोगे उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ ऐसे बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने के लिए आपको ये पोटेंशियल चाहिए होता है। तो वो पोटेंशियल जिस पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराओ कि वो जाके एक एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रॉन को हिट करके एक एटम में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव करना है, उसको आयोनाइज करना है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो आप भेजोगे उसको हिट करने के लिए उसको पहले एक्सेलरेट कराना पड़ता है। एक्सेलरेट कराने के लिए उसको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ती है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो उसको एक्सेलरेट करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को कि वो एटम में इलेक्ट्रॉन को हिट करके उसको रिमूव कर दे, उस पोटेंशियल को, जो पोटेंशियल आपने यहाँ पे अप्लाई किया, उसको हम बोलते हैं जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसको यूँ लिखेंगे आप, द मिनिमम पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड। वो कम से कम पोटेंशियल के जिस पोटेंशियल से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाए सो दैट इट कैन सप्लाई रिक्विजिट आयोनाइजेशन एनर्जी, कि जितनी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उतनी उसको प्रोवाइड कर दे और वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, उसको नॉकआउट कर दे। उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद एक और भी पोटेंशियल होता है जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल में क्या फर्क है? बहुत आसान है। देखो बच्चों, फिर सुनो, इसके अंदर यह था कि आपने एक इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इतना एक्सेलरेट करा दिया कि वो इस काबिल हो गया कि एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को हिट करके बाहर निकाल दे और उस एटम को आयोनाइज कर दे, आयन बना दे। तो उसको हमने बोला, वो जो पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल से आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया था, वो पोटेंशियल आपका कहलाएगा आयोनाइजिंग पोटेंशियल। अब जो इसी तरह से जो एक्साइटेशन पोटेंशियल है ना, इसमें यह होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन को जो पोटेंशियल अप्लाई किया उसके पास सिर्फ इतनी ही एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को एटम के एक लेवल से हटा के ऊपर वाले लेवल में ले जाए, यानी लोअर स्टेट से ऊपर अपर स्टेट में ले जाए। पहले वो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में था तो उसको हिट करके सिर्फ सेकंड ऑर्बिट में भेज पाए, एटम से बाहर ना निकाल पाए, बल्कि सिर्फ वो फर्स्ट ऑर्बिट से निकाल के सेकंड ऑर्बिट में ला पाए, यानी उसको एक्साइट करा दिया, उसको ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को अपर स्टेट में भेज दिया, सिर्फ उसको एक्साइट कराया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं किया, सिर्फ उसको नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल में भेजा, जिसको एक्साइटेशन बोलते हैं। एटम को एक्साइट कर दिया, तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब एक बार फिर सुन लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम के में से निकालने के लिए आपको चाहिए होती है, ठीक है, वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि भाई ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस ने इसके ऊपर गिरफ्त बनाई होती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा होता है। अब आके आपने किसी भी तरह इसको यहाँ से रिमूव कराना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी।
आप एनर्जी देंगे तो ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिवॉल्व कर पाएंगे। तो जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती किसी भी एटम के शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फिर बात आ जाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। ठीक है, तो मैंने बताया कि सिर्फ ये नहीं कि आप एनर्जी दें इलेक्ट्रॉन को लाइट की सूरत में, हीट की सूरत में, और वो एक्साइट हो जाए या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। ये भी तरीका होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जाके हिट करे और हिट करके उसको वहां से नॉकआउट करे, उसको वहां से निकाल दे। ठीक है, तो हिट कराने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना पड़ता है। एक्सेलरेट कराने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ती है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू आप प्रोवाइड करते हो। दो प्लेट्स के ऊपर आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आप छोड़ोगे, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तेजी से मूव करेगा। ठीक है, तो जो वैल्यू आपने यहाँ पे पोटेंशियल की अप्लाई की कि जिसने एक इलेक्ट्रॉन को इतना एक्सेलरेट करा दिया कि जाके जब वो एक एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन को टकराया तो उसने उसको नॉकआउट कर दिया, बाहर निकाल दिया और उसको आयोनाइज कर दिया। तो उस पोटेंशियल को, जो कि जिस पोटेंशियल से आपने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया था, वो आपका कहलाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, एक्साइटेशन में और इसमें यह फर्क है कि यहाँ पे आपने उसको इतना पोटेंशियल दिया था कि जिसके साथ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ और इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में से उसने निकाल बाहर फेंका। यहाँ पर यह होता है कि आपने इसी तरह से एक पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया, अब ये इलेक्ट्रॉन जाके इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, एटम के इलेक्ट्रॉन को, वो सिर्फ उसको उस स्टेट से हटा के उससे अपर स्टेट में भेज देता है। इससे ज़्यादा उसके साथ कुछ नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव नहीं करता, यानी जस्ट उसको एक्साइट कराता है। तो उसको हम बोलेंगे जी एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।